नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 8। ठीक, इसके साथ ही हमारा 2012 का जो पीवाईक्यू है वो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर वीडियो लंबे बनाइए, लेकिन देखिए लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है। अभी छोटे छोटे वीडियो तो कोई देखता नहीं है। मैं इसको 2 दिन पहले अपलोड किया था, तो अब तक जो है टोटल जो है 212 लोगों ने देखा है। तो पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है। लेकिन लोगों ने कमेंट बहुत अच्छे किए हैं कि सर बहुत अच्छी सीरीज है और काम आ रही है। और अब कुछ लोगों को ये धीरे धीरे बिलीव आ रहा है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पीवाईक्यू से क्वेश्चन पूछने का कारण क्या होता है कि आयोग पीवाईक्यू से क्वेश्चन इसलिए बनाता है ताकि आपकी वो समझ देखना चाहता है, और पीवाईक्यू डायरेक्ट ना होकर वो इनडायरेक्ट वे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यू कर जरूर लीजिए। आप किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज से करने से बेटर है कि आप पीवाईक्यू करिए, क्योंकि पीवाईक्यू समझिए पेपर का आपका एक प्रारूप है और पेपर का रिफ्लेक्शन वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आज विज्ञान जैसे ही खत्म होगा और कुछ प्रश्न यूपी वाले हैं, उसके साथ ही हमारा 2012 खत्म हो जाएगा। अब मैं प्रयास करूंगा कि 1 साल का जो पेपर है वो 2 वीडियो में खत्म कर दूं, 3 वीडियो ना लिया करूं, ताकि जल्दी जल्दी ये भी खत्म हो जाए। तो आप वीडियो पे बने रहिए और आपका ये जो प्यार मुझे मिल रहा है, देखिए ये काम किया करिए कि प्लीज आप जितने लोग देखते हैं, अगर हो सके तो उसको लाइक कर दिया करिए। देखिए, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। अगर आप लाइक करें तो मुझे पता लगता है कि हाँ, आपको ये फायदा कर रहा है, आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। चलिए आते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। द रीजन ऑफ मिरेज मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पता नहीं लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन पेपर में ये कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है। मुझे लगता है कि आयोग का फेवरेट क्वेश्चन, अब बिना इसके आयोग क्वेश्चन बना ही नहीं पाता। ठीक, या तो ऐसे पूछेगा, देखिए मृगमरीचिका पूछ लेगा आपसे, या फिर क्या पूछेगा, हीरे का चमकना पूछ लेगा, या फिर इसको उल्टा देके पूछेगा कि किसके कारण चमकता है। तो ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप जानते हैं कि मृगमरीचिका का कारण जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, कई बार क्या होता है आजकल वहाँ पर रिफ्लेक्शन लिखता है। अगर रिफ्लेक्शन लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मृगमरीचिका, हीरे का चमकना, पानी में पड़ी हुई परखनली का चमकना, ये सब के सब क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, मृगमरीचिका में होता क्या है कि जब यात्री रेगिस्तान में यात्रा कर रहा होता है तो उसको दूर से पेड़ के साथ साथ एक उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। उससे यात्रियों को ऐसा भ्रम होता है कि वहां तालाब है। ठीक है, लेकिन वहां पे होता कुछ नहीं है। तो आप ये इसको याद रखिएगा। देखिए, आपकी इच्छा को तो इस फैक्ट को पढ़ लीजिएगा, लेकिन इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगला प्रश्न, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंगदैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। तो आप इस क्वेश्चन को पहले तो स्टार लगा लीजिए, इसकी रिपीट होने के चांसेस हैं। देखिए, प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। देखिए, लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, तो जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपको याद होगा कि इस बार आरओ का जो पेपर आया था उसमें आपको लाल पीले कलर से क्वेश्चन पूछा गया था। वो प्रश्न यहीं से बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और आप एक फैक्ट और जानते हैं कि प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी रंग का। देखिए, जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा उसकी तरंग दैर्ध्य भी सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, जिसका तरंग सबसे अधिक होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि तरंग दैर्ध्य को दिखाते हैं लैम्डा से, और प्रकीर्णन तो देखिए ये होता है प्रकीर्णन, ये रिलेशन होता है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, प्रास्तरव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रास्तरव्य का मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। देखिए, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की तरंगों को प्राश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। मनुष्य का कान इसको सुन नहीं सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव, ठीक, इसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विधि द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ऊंची होने के कारण इसमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनकी तरंगदैर्ध्य छोटी होने के कारण इन्हें एक पतले पुंज के रूप में दूर तक भेजा जा सकता है। ये इसको भी आप स्टार लगा लीजिए कि विज्ञान के क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग रिपीटेड होते हैं, इसलिए मैं जब विज्ञान क्वेश्चन कराया करूं उसको बहुत ध्यान से सुन लिया करिए। आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मिट्टी के घड़े में से निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मिट्टी के घड़े के अंदर जो पानी के ठंडा होने की क्रिया होती है वो सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन के द्वारा होता, सॉरी एवापोरेशन के द्वारा होता है, सॉरी इसके लिए वाष्पीकरण के द्वारा होता है। तो देखिए, द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव
का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। देखिए वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊष्मा की आवश्यकता होती है या ऊष्मा द्रव अपने अंदर से ही प्राप्त करता है, अतः द्रव ठंडा हो जाता है। आम जीवन में इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे शरीर में पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूखने यानी वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ग्रहण की जाती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कूलर ठंडा उत्पन्न करता है और सुराही का पानी ठंडा होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, उद्दीपित विकिरण। देखिए लेजर जो डिवाइस है उस डिवाइस से जो क्या होता है, स्टिमुलेटेड रेडिएशन यानी उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, यानी ये LASER का ये फुल फॉर्म है। ठीक, जिस ये क्या करता है कि विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन मतलब स्टिमुलेटेड रेडिएशन से प्रकाश में परिवर्तन इन तरंगों पर आधारित लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के द्वारा प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय मतलब मोनोक्रोमैटिक, एक कलर के प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। इसलिए देखिएगा लेजर जो डिवाइसेस होती है उनका कलर जो होता है वो एक ही होता है, जो पतली सी होती है, या तो लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा, नीला होगा, जैसी जरूरत होती है वैसा किया लिया जाता है यूज में। ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। देखिए गर्मियों के मौसम में लोलक घड़ियां सुस्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अब देखिए होता है क्यों, बताता हूँ आपको। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, T = 2 पाई अंडर रूट L/G। तो देखिए 2 पाई क्या है? ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर इन सबका वैल्यू एक एक रख लिया जाए, फार्मूला क्या बन जाएगा? T = ठीक 2 बाई अंडर रूट L। अब देखिए यानी टी क्या होता है? टी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, इससे इसकी लंबाई बढ़ जाती है और इसलिए क्या होता है? लोलक घड़ियां क्या होती हैं? सुस्त हो जाती हैं। क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। देखिए यही कारण है सॉरी कि जो स्पेस होते हैं या फिर एरोक्राफ्ट होते हैं, एरोनॉट्स होते हैं, वो लोलक घड़ी ना ले जाके वो डिजिटल घड़ियों का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? आयोग का फेवरेट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार पूछा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO और नाइट्रोजन। तो देखिए ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं, और लेकिन नाइट्रोजन क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं, और एक और होता है वो होता है वाटर वेपर, और सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो वाटर वेपर की होती है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर इकट्ठा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये गैसें पृथ्वी से वापस लौटने वाली अवरक्त किरणों को रोककर वातावरण को गर्म करती है। इसे एक ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनता है और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक हैं? यानी ओजोन को जो क्षति पहुंचाते हैं, ओजोन डिप्लेक्टिंग है। तो कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ओजोन डिप्लेक्टिंग क्या है? तो सब्सटेंसेस हैं, मैटर हैं। ठीक, इसके बारे में कोई डाउट मत रखिएगा। ठीक, इसमें से एक फैक्ट रहेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इन गैसों के उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा दक्षिणी ध्रुव ओजोन छिद्र की खोज की गई थी, और 16 सितंबर को क्या होता है? ओजोन लेयर डे मनाया जाता है। आप एक काम करिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू किया गया था, डेट बताइएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। देखिए जब कोई चीज पिघलती है, पिघलने से क्या होता है? उसका आयतन जो होता है वो घट जाता है। देखिए बर्फ, बिस्मत, पीतल, ढला हुआ लोहा आदि को गलने पर आयतन कम होता है। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन, केसिन। तो देखिए दूध का जो व्हाइट कलर होता है वो केसिन के कारण होता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस नामक जीवाणु दूध में पाए जाते हैं। यह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं, और दूध में जो व्हाइट रंग होता है वो केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध का हल्का पीलापन कैरोटीन के कारण
तथा दूध में मिठास लैक्टोज के कारण होता है। देखिए होता है क्या है, आप जानते हैं जब पनीर बनाते हैं, देखिए दूध के ऊपर जो लेयर होती है वो लेयर होती है केसिन की। जब हम नींबू डालते हैं, चस्का डालते हैं, तो ये लेयर फट जाती है, और जब दूध को गर्म करते हैं तो जो दूध के पार्टिकल होते हैं वो आपस में जुड़ के कोagulate कर जाते हैं, और उस प्रक्रिया से पनीर बनता है। अगले प्रश्न के ऊपर, लाइकेन सबसे अधिक सूचक हैं। आयोग का फेवरेट क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया हो? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के। तो लाइकेन क्या है, सबसे अच्छे नगर किसके हैं? वायु प्रदूषण के। देखिए जिस एरिया में ठीक लाइकेन नहीं होते, मतलब वहां पे वायु प्रदूषण अत्यधिक है। तो देखिए लाइकेन जो है वो थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों के साथ संबंधन सहजीवी यानी सिम्बायोसिस जैसा होता है। कवक वायुमंडल से खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। कवक तथा शैवाल के बीच इस तरह के सजीवी संबंध को हेलोरिज्म बोलते हैं। लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पर लाइकेन नहीं उगते। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को एक्सिकोल्स कहते हैं। ये दोनों फैक्ट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि कोर्टिकोल्स क्या है या फिर एक्सिकोल्स क्या है। तो कोर्टिकोल्स और एक्सिकोल्स जो है वो लाइकेन के प्रकार हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो देखिए क्लोरोफिल में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है वो है मैग्नीशियम। देखिए पर्णहरित वर्णक में मुख्यतः हरित लवक मतलब प्लास्टिक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पर्णहरित बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है। पौधे जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। पौधों में पर्णहरित प्राय हरी पत्तियों में पाया जाता है। अब देखिए पर्णहरित में 4 पायरोल रिंग का बना एक चपटा प्रोटीन हेड होता है, इसी में पाया जाता है हमको मैग्नीशियम। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला होता है। क्लोरोफिल ए का सूत्र होता है C55H72O5N4Mg। ठीक, और क्लोरोफिल बी का सूत्र जो होता है वो C55H70O6N4Mg। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब तक पूछा नहीं गया, लेकिन मान लीजिए रिपीट हो जाए तो क्या करेंगे आप? आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैचिंग वाला है, और आपको मैं बताया कि मैचिंग के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। तो देखिए इसमें है क्या कि एस्बेस्टस का धूल, इससे क्या होता है? तो इससे हमारा लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा। उसके बाद हमारा मरकरी, तो मरकरी से क्या प्रभावित होता है? हमारा दिमाग प्रभावित होता है। ये मरकरी। शीशे से हमारा क्या प्रभावित होता है? तो शीशे से हमको उदर रोग होते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारी ब्लड वेसल्स काम करना बंद करती है, यानी उसमें जम जाता है, यानी हमारी बॉडी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। इसलिए उत्तर बी सही होगा। इसकी व्याख्या मैंने आपको बताई दी है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। सबको पता है कि डेंगू में हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और कभी कभी इसकी अत्यधिक कमी से मृत्यु भी हो जाती है। देखिए पहली बात तो क्या करेगा, डेंगू जो है एक विषाणु के कारण होने वाला रोग है। इस रोग को एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्स नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है, चेहरे पर पित्तियां निकल आती हैं तथा सिर, आंख, पेशियों और जोड़ों में बहुत जोर दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हल्डानी ने, लेमार्क तथा डार्विन ने और ह्यूगो ब्रिज ने। तो सबको पता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। लेकिन सन 1953 में जे वाटसन और क्रिक ने डीएनए में द्विकुंडली संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। इस काम के लिए 1962 में इनको नोबेल दिया गया था। ठीक है, आप एक काम करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि डीएनए की खोज किसने की थी। मैं खोज पूछ रहा हूँ। ठीक है, देखिए डीएनए में उपस्थित 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। डीएनए अणुसंख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा होता है। तो देखिए इसको एडेनिन जो होता है, ठीक, वो थायमिन से, और साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन से जुड़ा होता है। ठीक, देखिए एडेनिन और थायमिन के बीच डबल बॉन्ड और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? देखिए आविष्कार करना, उसने खोज की थी। तो देखिए विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। आविष्कार का मतलब तो आपने बनाया बनाया था नहीं, इसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी यहाँ पे पूछा जाने थी। तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले फंक द्वारा 1911 में किया गया था। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ABCDE के आदि से किया गया। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं
तथा इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन विभिन्न उपापचयी यानी मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं। वरीयता के आधार पर विटामिनों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जल में घुलने वाला और जल में न घुलने वाला। देखिए बी सी, ठीक, बी सी डब्ल्यू याद कर लीजिए या डब्ल्यू बी सी याद कर लीजिए। तो ये दोनों जो है बी सी जो है दोनों डब्ल्यू में घुल जाते हैं और बाकी नहीं घुलते, बाकी फैट में घुलते हैं। देखिए ए डी ई के ये फैट विटामिन बोले जाते हैं, इसलिए फैट में ही घुलते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते। चलिए आते हैं फिर से कूट वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर कुछ रोग दिए हैं और उनसे होने वाले संबंधित कारण हैं। तो आप जानते हैं कि प्लेग जो है वो क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है, यानी चूहों में पाया जाता है ये वाला विषाणु, ठीक है। एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग है, ठीक। गंजापन है, तो गंजापन क्या होता है, तो गंजापन हमारा कवक के द्वारा होता है और मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा होने जाना रोग है, इसलिए उत्तर हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन। देखिए एमआरआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूरा नाम है, इससे क्या होता है, बॉडी की पूरी जांच की जाती है। ये हटा दीजिए, अब इसका कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न का, क्योंकि हमसे इसकी पूछने की संभावना नहीं है, तो ये भी पूछा नहीं जा सकता, हटा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के प्रश्नों पर। देखिए निम्नलिखित, हाँ इसको देखते हैं, निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने, उत्तेजनशील का मतलब होता है हॉटस्पॉट माने जाते हैं? पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो आप जानते, अच्छा इसको उत्तर आपको कूट में देना है। तो देखिए हम जानते हैं कि भारत में जो है वो कौन कौन सा, पूर्वी हिमालय और उसके बाद पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट हमारा में है नहीं शामिल, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा यहाँ पर, बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हॉट स्पॉट का जो है प्रयोग जो है नॉर्मन मायर्स ने किया था, और भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, ठीक, वो ध्यान रखिएगा, इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंडालैंड का क्षेत्र। इको मार्क, देखिए ये भी क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध, मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार ना हो। देखिए इको मार्क उनको दिया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली उत्पाद होते हैं, इसलिए इसका उत्तर सी होगा, ठीक है। तो देखिए यह प्रमाण पत्र जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। अब इसको हटा सकते हैं, आप इसका कोई पूछने का मतलब नहीं। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोग की जाती है? पोषण, पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं के अमुक्त करने के लिए, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। देखिए जो वेटलैंड होते हैं इकोसिस्टम में वो इन सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसका उत्तर हमारा डी होगा, ठीक है। अच्छा भारत में इस समय जो है कुल कितनी वेटलैंड है बताइएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 82 है कि 84 है, आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल, अच्छा, चौकसी स्थापित नहीं किया गया है? तो इसको हटा दीजिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना नहीं है, कोई मतलब इसका नहीं है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो सबको पता है। आप इस बार का जो विश्व पर्यावरण दिवस था 24 का, उसकी थीम क्या थी, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा यहाँ पे से कौन सुमेलित नहीं है, वो बताना, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बंगलुरु दिया हुआ है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। देखिए ये गलत है, ठीक, यही हमारा उत्तर सही होगा। यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, ये भोपाल में है, और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। बाकी जो विकल्प सही सुमेलित हैं, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको 2018 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है, ठीक है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? इकोटाइप, इक्वेटेट, इकोस्फीयर, इकोटोन। इसका उत्तर क्या होगा, इकोटोन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जो होता है इकोटोन कहलाता है। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र में इकोटोन में दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक पदार्थ आर्सेनिक है। यह जल ज्वालामुखी के वाष्पों से समुद्र तथा अनेक खनिज जलों से मिश्रित रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। इसका सही उत्तर क्या होगा, बायोकेमिकल साइकिल यानी जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक मतलब एबायोटिक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप से पुनर्चक्रण को क्या बोलते हैं? तो उसको बायोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में,
शंकुधारी वनों में, ध्रुवीय वनों में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्वेश्चन भी स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इन वनों का विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में सबसे समृद्ध है, क्योंकि इसमें स्थलीय स्पीशीज, निरंतर जीवित एवं प्राचीन समुदाय से संबंधित जीवों से पर्यावरण अनुकूलन की प्रवृत्ति, गर्म तापमान एवं उच्च आर्द्रता जैसी जो शक्तियां हैं उनसे क्या करते रहते हैं, ये इंटरेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठीक वॉल्टर जी रोजन ने किया था 1985 में। ये याद रखिएगा, कई बार रिपीट किया गया है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए उपयुक्त न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, बायोटा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, पारिस्थितिक पदछाप, बायोम निकेत। तो ये प्रश्न भी 2022 में रिपीट किया गया, देख लीजिएगा पेपर में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। देखिए, पारिस्थितिक पदचिह्न पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। यह मानव की मांग की तुलना में पृथ्वी पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन करने की क्षमता से करता है। लास्ट प्रश्न आज का, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? तो सभी जानते हैं कि प्रतापगढ़ है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो कौन से करंट अफेयर के हैं। अब देखिए, इसके साथ ही हमारा 2012 का भी पेपर आज समाप्त हो गया। इसके पहले हम लोग 2010 कर चुके हैं, 2011 कर चुके हैं। अब मैं प्रयास करूंगा कि मैं 2 वीडियो के अंदर ही, यानी एक दिन के अंदर एक पेपर कंप्लीट कर दिया करूं। तो इसके लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि आपको इस सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और जो नए व्यूवर्स हैं, अगर वो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 2024 के लिए, 25 के लिए, चाहे आरओ के लिए, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये चैनल यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपको एक अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा मैटर पढ़ने का मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।